Hello everyone. Today we will discuss about dimensional analysis. Last time we discuss about unit and measurement. Okay. और साथ ही इसके ऊपर जितने भी इसके न्यूमेरिकल है इम्पोर्टेंट उनके टाइप सारे यहाँ पे मैं करवाऊँगा, तो इस लेक्चर को ध्यान से देखना. ओके. देखो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो बच्चों पढ़ा था 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी थी. किसके अंदर? एसआई सिस्टम के अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे. 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड. 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड. वहाँ पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी. मास, लेंथ, टाइम, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर, टेम्परेचर. ये थी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी. यहाँ पे इनको हम कैसे लिखेंगे बच्चों? यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि मास को लिखेंगे कैपिटल M और उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर देंगे. लेंथ को कैपिटल L, टाइम को कैपिटल T, करंट को A फॉर एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला, CD सिंबल उसका, क्वांटिटी मैटर को मोल और टेम्परेचर को केल्विन. ओके. तो ये इनके लिखने का तरीका है. यानी यहाँ पे हमने क्या किया है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को हमने सॉल्व किया है. ठीक है. किससे सॉल्व किया है? 7 डायमेंशन से ऑफ फिजिकल वर्ल्ड. ये 7 डायमेंशन है फिजिकल वर्ल्ड के. अब बात करते हैं व्हाट आर द डायमेंशंस. डायमेंशंस क्या है? डायमेंशन बच्चों कुछ भी नहीं है. ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की नोटेशन है, जो इनकी पावर होगी ना, जो इनकी अब यहाँ पे L की पावर कितना है? 1 है. और M की पावर कितना है? 1 है. T की पावर कितना है? 1. A की पावर कितना है? 1. तो ये क्या होंगे? डायमेंशन. तो यहाँ पे ठीक है, L का डायमेंशन कितना है बच्चों? 1. M का डायमेंशन कितना है? 1. मास का डायमेंशन 1 है. लेंथ का कितना है? 1. तो एक बार स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर करते हैं. द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज. यानी ये पावर होती है और किन के ऊपर लगी होंगी? फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर. मस्ट बी रेज 2 के बाद. ठीक है. रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी. किसी भी क्वांटिटी को सॉल्व करने के लिए हम इनका यूज करेंगे और इनकी जो पावर होगी ना, उनको क्या बोलेंगे? डायमेंशंस. क्या बोलेंगे? डायमेंशन. जैसे बात कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, तो आपको पता है डेंसिटी क्या है? मास बाई वॉल्यूम. डेंसिटी इज मास बाई वॉल्यूम. मास, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं वॉल्यूम को? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. तो मास का नोटेशन है वो आपको पता लग गया, ये है. लेंथ का ये है, ये भी लेंथ ही है, ब्रेड्थ भी, हाइट भी लेंथ ही है. तो ये कितना आ गया? L. तो यहाँ से कितना आ गया? M की पावर 1 और L की पावर -3 ऊपर चला जाएगा तब ये. तो यहाँ से कितना आ गया? M1 L की पावर -3 और T की पावर 0. यानी हम कोई भी फॉर्मूला लिखेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, तो उसके अंदर ये चीज़ें होंगी. मास, लेंथ और टाइम आपको हर बार लिखना है. अगर कोई यहाँ पे नहीं है तो उसकी पावर कितनी कर देना? 0. जैसे टाइम यहाँ पे है ही नहीं फॉर्मूले के अंदर, तो टाइम की पावर कितना? 0. तो 1 -3 0 आर डायमेंशन. तो ये क्या है? डायमेंशंस है. ओके. तो पावर क्या है? डायमेंशन. मास का डायमेंशन कितना है? 1. लेंथ का -3, टाइम का कितना है? 0. ठीक है. अब बात कर लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला. डायमेंशनल फॉर्मूला, ये बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ भी नहीं है. ये कोई भी हम ऐसा फॉर्मूला लिख दे या मतलब कोई भी क्या लिख दे, ठीक है, एक्सप्रेशन हम लिख दे जो हमें क्या बताए? उस क्वांटिटी का क्या बताए? डायमेंशन बताए. क्या बताए? डायमेंशंस. तो उसको क्या बोलेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला. जैसे आपको साफ दिख रहा है डेंसिटी का क्या है डायमेंशन फॉर्मूला? M1 L की पावर -3, T की पावर 0 और इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर दिया. ये ठीक है, इसको लिखने का तरीका है. डायमेंशन फॉर्मूले को लिखने का तरीका क्या है? इसको लास्ट में आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जरूर एनक्लोज करना है बच्चों. ओके. स्टेटमेंट पढ़ते डायमेंशन फॉर्मूला. द एक्सप्रेशन विच शो. ये क्या है? ठीक है, एक्सप्रेशन बोल दो चाहे फॉर्मूला बोल दो, जो हमें क्या बताएगा? विच शो हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी. ठीक है. इसके बाद क्या गिवन? रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी. यानी कि ये हमें ये बताएगा कि गिवन फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है, कैसे डिपेंड कर रही है. विच एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी रिप्रेजेंट, और कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी का हमने यूज किया है. ठीक है.
किसी गिवन फिजिकल क्वांटिटी को सोल्व करने के लिए। या आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट आप ये भी दे सकते हो, इट इज़ द फॉर्मूला विच विल रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला, ये भी लिख सकते हो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द फॉर्मूला विच विल रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। अब आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो इसको कैसे लिखेंगे, एल से, इसको भी किससे, एल से, इससे एल से कितना हो जाएगा, एल की क्यूब। तो मास तो है नहीं यहाँ पे, m0 एल की क्यूब और t0 टाइम भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। आगे आगे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो वेरियस, अब हमारे पास काफ़ी फिजिकल क्वांटिटी है, स्पीड, फोर्स, एक्सेलरेशन, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो चैप्टर के साथ उन सभी के डायमेंशनल फॉर्मूले हम पढ़ते जाएंगे। लेकिन आप देखोगे कि बुक के अंदर तो अभी गिवन है सभी के, तो अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम क्वांटिटी के बारे में पढ़ते जाएंगे सारे डायमेंशन फॉर्मूले हम सीख लेंगे, m0 l3 t की 0। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले, डायमेंशन फॉर्मूले आपको मैं एक बार बता देता हूँ। इससे पहले एक बार ये छोटी स्टेटमेंट और देख लेते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग ए फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशन फॉर्मूला। देखो हम क्या कर दें, ठीक है, जैसे इस साइड क्या रख दें, फिजिकल क्वांटिटी, जैसे फोर्स को मैंने लिख रखा है, इस साइड उसका क्या लिख दे, डायमेंशन लिख दे, तो वो क्या कहलाएगी, डायमेंशनल इक्वेशन। सिंपल सी बात है। द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग ए फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी एक साइड में हम क्या लिख दें, फिजिकल क्वांटिटी, जैसे यहाँ मैंने कुछ भी क्वांटिटी लिख दी और इक्वल टू करके, यानी क्वांटिटी कोई फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स, मास, एक्सेलरेशन कुछ भी, और यहाँ पे उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया, तो वो क्या हो जाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन। अब ऐसा करते हैं, वेरियस फिजिकल क्वांटिटी के कुछ इंपॉर्टेंट जो फिजिकल क्वांटिटी जो बार बार यूज होती है उनके डायमेंशनल फॉर्मूले हम सीखते हैं लिखना। ओके, स्टेटमेंट बच्चों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से जो आएगा वो आएगा, क्वेश्चन ही आएगा। न्यूमेरिकल जो कंपटीशन एग्ज़ाम में भी और वैसे भी होम एग्ज़ाम के अंदर भी अभी हम कुछ क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले लिखते हैं। जैसे कि आपको पता है, स्पीड का लिख देता हूँ मैं। आपको पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। अब आपको पता है डिस्टेंस को मेजर तो किस में करेंगे, लेंथ या डिस्टेंस, एक टाइप से टाइम है। अब इसको कैसे लिखते हैं, लेंथ को कैपिटल एल और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर दिया, टाइम को कैपिटल टी एनक्लोज कर दिया। अब यहाँ से कितना आ गया, L1 T-1, टी ऊपर चला जाएगा, तो मास है नहीं यहाँ पे, तो m0 L1 T-1, तो ये हो गया स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला। बच्चों क्या आया, m0 L1 T-1। ओके, ऐसे वेलोसिटी का क्या आ जाएगा, आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आपको पता है ये भी लेंथ थी एक टाइप से, तो इसका क्या L और इस टाइम का T, तो यहाँ से कितना आ जाएगा L1 T-1। कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज जरूर करना है, वरना रॉन्ग हो जाएगा। तो मास तो है नहीं यहाँ पे, m0 L1 T-1। तो आपने देखा स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, तो यानी कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है तो उनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो सकता है। ओके, एक बात आपने यहाँ से नोट कर ली होगी। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। अब जैसा कि पढ़ रखा है एक्सेलरेशन आपने, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। बात करते हैं चेंज इन वेलोसिटी का मतलब, वेलोसिटी के अंदर चेंज कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगी,
फिर क्या मिलेगी, वेलोसिटी तो मिलेगी। अभी वेलोसिटी का तो हमने कैलकुलेट किया है, कितना है, चाहिए लिख लो, चाहिए लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। L1 t-1 आया है, मास तो है ही नहीं, और टाइम का t, तो यहाँ से कितना आ गया, L1 t-2, t की पावर -1 पहले ही है, t ऊपर जाएगा -2, तो यानी वेलोसिटी का डायमेंशन m0 l, एक्सेलरेशन का m0 L1 t-2। तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन फॉर्मूला है बच्चों क्या है, m0 L1 t-2, ध्यान रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं फोर्स का। फोर्स आपको पता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, न्यूटन सेकंड लॉ से, F = m ए, F = m ए। तो मास का तो आपको पता ही है, m1 है मास है यहाँ पे। अभी हमने इसका कैलकुलेट किया है, एक्सेलरेशन का कितना है, L1 t-2, तो कितना आ गया, m1 L1 t-2। तो ये आ गया बच्चों फोर्स का फॉर्मूला। किसका आ गया, फोर्स का, m1 L1 t-2, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स। अब बात कर लेते हैं वर्क का। आपको पता है वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, 9th में आपने पढ़ा होगा फोर्स इंटू, फोर्स का तो क्या है बच्चों, m1 L1 t-2 आपके सामने ही है, और डिस्प्लेसमेंट का क्या, लेंथ, जस्ट एक लेंथ तो L1, तो कितना आ गया, m1 L2 t-2। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, m1 L2 t-2। तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला जो बच्चा है वो क्या है, m1 L2 t-2। एनर्जी का आपको पता है वर्क बराबर एनर्जी होता है, तो एनर्जी का भी याद होना चाहिए, m1 L2 t-2। तो वर्क का और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा बच्चों, m1 L2 t-2, इसका भी और इसका भी। ऑल टाइप एनर्जी हैव सेम डायमेंशन, व्हाट, m1 L2 t-2, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर। ओके, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एनर्जी। नाउ वी विल डिस्कस फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/टाइम पीरियड, क्या होती है, 1/टाइम पीरियड। तो 1 में टाइम का तो आपको पता है कैपिटल T, तो यहाँ से आएगा तो t की पावर -1 ही आ गया, यानी m0 LB0 t की पावर -1। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका हो गया, फ्रीक्वेंसी का। तो ऐसे ही काफ़ी क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूले हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको बच्चों एक चीज़ आपने देखी, अगर आपको किसी चीज़ का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, उस चीज़ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन, वर्क का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये अगर आपके पास जितनी भी क्वांटिटी, उनके अगर जितने आपके फॉर्मूले याद होंगे तो आप आराम से डायमेंशन उन सभी के लिख सकते हो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 4 टाइप ऑफ क्वांटिटीज। ओके, हम 4 टाइप ऑफ क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशंस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी के 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट। सेकंड वन इज, चलो पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। डायमेंशनल कांस्टेंट यानी इनकी वैल्यू तो बच्चों क्या मिलेगी, कांस्टेंट, और इनका डायमेंशन फॉर्मूला भी होगा। डायमेंशनल कांस्टेंट के मतलब कि दे हैव डायमेंशन एंड बट देयर वैल्यूज रिमेन कांस्टेंट। लेकिन इनकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इनका डायमेंशन तो होगा लेकिन इनकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ऑफ लाइट बच्चों, वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है लेकिन इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी तो है वेलोसिटी का। m क्या है डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, m0 L1 t-1, m0 L1 t-1। ऐसे ही प्लैंक कांस्टेंट h, इसकी वैल्यू फिक्स है
जूल सेकंड। इसकी वैल्यू फिक्स है लेकिन इसका डायमेंशन फॉर्मूला तो है, तो ऐसे ही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और तो ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल है, इन सभी का डायमेंशन फॉर्मूला होगा लेकिन इनकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब यहाँ से अगर आपको प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। E बराबर एच न्यू फॉर्मूला होता है, एच है प्लैंक कांस्टेंट तो E बाई न्यू। आपको मैंने बताया था एनर्जी का m1L2T-2, और इसका एनर्जी का बताया था, इसका क्या बताया, फ्रीक्वेंसी का। अब पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो T-1, तो इसका क्या आ गया m1L2T-1, ये ऊपर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया। ऐसे ही आप इसका भी कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से, PV इक्वल टू nRT, नंबर ऑफ मोल का कोई डायमेंशन नहीं होगा, और R का आप कैलकुलेट कर लो यहाँ से, तो R का क्या आ जाएगा, PV अपॉन में NT, प्रेशर का, वॉल्यूम का, T का डायमेंशन आ जाएगा, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेना। तो यानी इन सभी ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी, लेकिन उनका डायमेंशन फॉर्मूला होगा। सेकंड टाइप इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब मैं ऐसी क्वांटिटी बात कर रहा हूं जिनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा और उनकी वैल्यू भी क्या मिलेगी, कांस्टेंट। तो यानी कि वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, आप अब एक जो लाइन लिखी है ना मैंने, इसके अकॉर्डिंग लिख लेना, दे हैव डायमेंशन। तो यहाँ पे क्या लिखो, लिखना आपको, दे डू नॉट हैव डायमेंशन, ऑल्सो देयर वैल्यू रिमेन कांस्टेंट। वैल्यू भी कांस्टेंट और डायमेंशन होगा, डायमेंशन भी बच्चों नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसी क्वांटिटी, नंबर है ना, नंबर्स 1 2 3 4, ये ऐसी क्वांटिटीज है, कांस्टेंट वैल्यू है, 2 सपोज करो 2 है, 2 की वैल्यू कांस्टेंट है ना, इसका डायमेंशन है, ठीक है। नंबर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये सभी क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, कोस थीटा, कोसाइन साइन, ओके, तो ये सेकंड टाइप हो गया। थर्ड वन इज डायमेंशनल वेरिएबल। अब देखो इसके नाम से पता लग रहा है डायमेंशनल, यहाँ पे लेस वर्ड यूज किया था तो डायमेंशन फॉर्मूला नहीं था, तो यहाँ पे इनका डायमेंशन तो बच्चों होगा, डायमेंशन तो इनका, और इनकी वैल्यू क्या रहेगी, वैल्यू मिलेगी वेरिएबल। तो हम इस स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, दे हैव डायमेंशन बट देयर वैल्यू, ठीक है, डू नॉट रिमेन कांस्टेंट, इनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी, वेरिएबल रहेगी। फॉर एग्जाम्पल इनके एग्जाम्पल क्या है, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, ETC, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इनकी स्टेटमेंट आप इसके अकॉर्डिंग लिख लेना। जैसे कि फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डायमेंशन लेस कांस्टेंट स्टेटमेंट क्या लिखोगे, ठीक है, दे डू नॉट हैव डायमेंशन, ऑल्सो देयर वैल्यू रिमेन कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखोगे, दे हैव डायमेंशन बट देयर वैल्यू डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, ओके। तो यहाँ एग्जाम्पल। अब एक टाइप और बच गया, लास्ट वन इज डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशन लेस वेरिएबल, अब देखो आपको नाम से पता चल रहा है डायमेंशनल लेस, यानी डायमेंशन फॉर्मूला तो इनका होगा नहीं, डायमेंशन फॉर्मूला तो इनका नो डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला इनका नहीं होगा, और वैल्यू क्या रहेगी, वैल्यू वेरिएबल रहेगी, वैल्यू चेंज होगी। देखो मैं इनको थोड़ा स्टेटमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से जो आएगा कंपटीशन एग्जाम में या फाइनल एग्जाम में, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। वैसे मैंने आपको सब कुछ अच्छे से बता दिया, आप इसको नोट कर सकते हो अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, ये सेंटेंस बता दिया है। तो यहाँ पे अगर इसके बारे में आपको लिखना है डायमेंशन लेस वेरिएबल के बारे में, तो क्या लिखा हो, दे हैव नो डायमेंशन, ऑल्सो देयर वैल्यू
ऑल्सो देयर वैल्यू डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट, और इनकी वैल्यू भी कॉन्स्टेंट नहीं रहती। तो जैसे कि अब इसका एग्जाम्पल बच्चों क्या होगा, एंगल, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं है, स्ट्रेन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये कुछ एग्जाम्पल है, एंगल, स्ट्रेन और स्पेसिफिक ग्रेविटी। जैसे आपको पता है एंगल, एंगल होता है बच्चों आर्क अपॉन रेडियस, क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क भी हम किसे मेजर करते हैं, लेंथ में, ये भी किसे मेजर करते हैं, लेंथ में। तो कितना आ गया, ना तो मास है, लेंथ भी कट गया, L0 T0, तो कोई डायमेंशन नहीं है इसका, M0 L0 T0, तो एंगल का ये आ गया। ऐसे ही एक क्वांटिटी स्ट्रेन, ये आएगी यूनिट नंबर 7 में, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर के अंदर आएगी। तो ये क्या होती है, स्ट्रेन चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो वहाँ पे भी अगर चेंज इन लेंथ की बात करेंगे, सपोज करो डेल्टा एल अपॉन में एल, तो लेंथ कट जाएगा, तो कितने डायमेंशन आ जाएगा, M0 L0 T0। तो स्ट्रेन का भी और ऐसे ही स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी ये क्वांटिटी जिनका डायमेंशन नहीं होता। अब इनके ऊपर नाउ वी विल डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके बच्चों, इसकी 3 एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ते हैं और इस पे करेंगे 2 न्यूमेरिकल, फिर इसके बाद सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उस पर भी 2 न्यूमेरिकल, तीसरी पे भी 2 न्यूमेरिकल, और बाकी न्यूमेरिकल आप बुक के अंदर से देख के सोल्व कर लेना, आराम से सारे सोल्व हो जाएंगे। बस ये जो मेथड मैं फॉलो कर रहा हूँ इनको ध्यान से देखना। इसकी पहली एप्लीकेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम जा सकते हैं। अब सिस्टम क्या है, मैंने आपको बताया था MK सिस्टम, SI सिस्टम, FPS सिस्टम और CG सिस्टम, इनको क्या बोला जाता है, सिस्टम। यानी अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू हमें एक सिस्टम के अंदर गिवन है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू दूसरे सिस्टम के अंदर कितनी होगी वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, कोई फार्मूला रॉन्ग है या राइट है वो भी हम चेक कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, सेकंड एप्लीकेशन के अंदर पढ़ेंगे। थर्ड एप्लीकेशन बच्चों इसकी है, कोई फार्मूला हम क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, कोई फार्मूला क्या कर सकते हैं, ड्राइव भी कर सकते हैं। तो पहले हम ये एप्लीकेशन पढ़ते हैं। देखो मैंने आपको, चलो पहले इसके लिए एक फार्मूला ड्राइव करते हैं, फिर वहाँ से इसका क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। आपको एक चीज़ बताया था मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी will remain same whatever be the system of unit। मैग्नीट्यूड क्वांटिटी का सेम रहेगा चाहे जो हमारी यूनिट का सिस्टम कोई भी हो। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया दिया, अगर भूल गए तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ऐसे बताया था, मान लो PQ एक लाइन है, उसकी लेंथ हमने मेजर करी, कितना है 3 मीटर थी। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 300 सेंटीमीटर भी तो लिख सकता हूँ। तो यानी उस लाइन की लेंथ का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, ये सिस्टम चेंज होगा। ये कौन सा सिस्टम है, CGS की फुल फॉर्म क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और ये कौन सा है, ऐसा ये MK सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट तो डिफरेंट है, लेकिन क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, उसकी लेंथ वो तो सेम ही है। अरे आपको पता है, जैसे कि आपको पता है 3 मीटर बराबर कितना होता है, 300 सेंटीमीटर पर, तो क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। तो यानी मैंने आपको ये बताया था Q बराबर N1 U1 N2 U2। इस कंसेप्ट का हम बच्चों यहाँ पे यूज करेंगे। सपोज करो आपको मैंने ये बताया N1 के न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम, और U1 क्या है उसकी यूनिट, N2 क्या न्यूमेरिकल वैल्यू, और U2 भी क्या है, यूनिट है। सपोज कर लेते हैं U1 को बच्चों मैं यहाँ पे लिखूंगा यूनिट को M1 L1 T1 पावर ABC, और U2 को क्या लिखूंगा M2 L2 T2 पावर कितना ABC, वेयर A B C आर डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो भी फिजिकल क्वांटिटी उसका डायमेंशंस है ABC, ठीक है। और N1 N2 क्या है,
उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज। मान लो आपको n1 पता है और आपको कैलकुलेट करना है n2, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? इसके अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n2u2 इक्वल टू n1u1, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से n2 कैलकुलेट करना है तो n1u1 बाई u2, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं n1, अब u1 कितना है m1a l1b t1c, ये कितना है m2a l2b t2c, तो यहाँ से कितना आ जाएगा m1 बाई m2 की पावर a l1 बाई l2 की पावर b t1 बाई t2 की पावर c। तो ये बच्चों ये फॉर्मूला आएगा, ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। ये क्या यूनिट्स हैं, ओके, इन डिफरेंस सिस्टम। तो n2 बराबर n1 m1 अपॉन में m2 की पावर a l1 अपॉन में l2 की पावर b t1 अपॉन में t2 की पावर c, ये फॉर्मूला काम का है। अब इस पे एक न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं तुरंत। ये फॉर्मूला ध्यान से देख लो, याद हो जाना चाहिए फॉर्मूला। अब देखो जो फॉर्मूला आया था मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, n2 बराबर n1 m1 m2 की पावर a l1 l2 की पावर b t1 t2 की पावर c, ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसका हमें यूज करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन। आपको पता है न्यूटन फोर्स की SI यूनिट है और डायन फोर्स की CGS यूनिट है। हमें एक न्यूटन को कन्वर्ट किस में करना है, डायन में, यानी एक न्यूटन कितने डायन के बराबर होगा। जस्ट इसके लिए आपको सबसे पहले, अब आपको पता है न्यूटन किस यूनिट है, फोर्स की, तो फोर्स का डायमेंशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो आपको फोर्स का डायमेंशन पता ही है, हमने कैलकुलेट भी किया था। अगर नहीं पता तो यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन m1, एक्सेलरेशन का l1t-2। अभी हमने कैलकुलेट किया था कुछ देर पहले। तो फोर्स का डायमेंशन ये आ गया, और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और c की वैल्यू -2। ये a, ये b और ये c है, ओके। सबसे पहले जिस भी क्वांटिटी का हमें वो करना है, कन्वर्जन करना है, उसका डायमेंशन लिखना है, फिर उसके ये लिख दिया। अब फॉर्मूला के अपने पास, अब हमें जो जाना है बच्चों, ये मान लो कौन सिस्टम है, MK सिस्टम, और ये कौन सा है, CGS। तो हमें जो मूव करना है वो मूव करना है MK सिस्टम टू CGS। तो इसके अंदर आपको पता है M1 L1 T1, और इसके अंदर M2 L2 T2। मास किस में लेते हैं, kg में, लेंथ 1 मीटर, टाइम 1 सेकेंड। यहाँ पे मास किस में, 1 ग्राम, लेंथ कितना 1 सेंटीमीटर, और टाइम किस में, हमें ऐसे मूव करना है। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब देखो आपको यहाँ पे n1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 है। देखो ये 1 गिवन है ना, ये n1 की वैल्यू है 1 गिवन है। तो यहाँ से हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो n2 बराबर क्या होगा, n1। अब ये फॉर्मूला मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, n1 m1 m2 की पावर a l1 l2 की पावर b t1 t2 की पावर c। ये फॉर्मूला आपके सामने है। अब देखो n2 कितना हमारे पास, 1 है, 1 लिख दिया। m1 कितना है, 1 kg। m2 कितना है, 1 ग्राम, 1 kg 1 ग्राम। L1 कितना है, 1 मीटर। L2 कितना है, 1 सेंटीमीटर। पावर कितना था, A था ना पावर, तो 1, और B भी कितना 1। देखो A T1 कितना है, 1 सेकेंड, ये भी कितना है, 1 सेकेंड। पावर कितना है, -2।
अब देखो इसको ऐसे कैसे लिखते हैं, इसको हमें कैंसिल करवाने के लिए अब आपको पता है 1 kg को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 ग्राम, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया ऐसे। और 1 मीटर को क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 की पावर -2 कितना आएगा 1 ही आएगा, तो ये तो 1 ही बचेगा। तो यहाँ से कितना बच गया, ग्राम से ग्राम के सेंटीमीटर से 10 की पावर 3 10 की पावर 2 यानी 10 की पावर 5 10 की पावर 5। तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई 10 की पावर 5, यानी बच्चों 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। आज से आपको ध्यान हो जाना चाहिए। तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना है, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ओके, ये क्या था N1, ये उसकी यूनिट थी, ये N2 और ये U2। तो हमने यहाँ से किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली N2 की न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ऐसे अब बच्चों पढ़ते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑफ एनर्जी ऑन ए सिस्टम वूज फंडामेंटल यूनिट्स आर 100 ग्राम 10 सेंटीमीटर हाफ मिनट्स। देखो आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है। एक सिस्टम के अंदर आपको एनर्जी की वैल्यू गिवन है कितना 100 जूल, और जो हमारा दूसरा सिस्टम है उसके अंदर जो कन्वर्जन का यूनिट का सिस्टम कितना है 100 ग्राम है 10 सेंटीमीटर और हाफ मिनट्स है। तो देखो जैसे कि सॉल्यूशन देखो इसका 100 जूल एनर्जी। सबसे पहले आपको क्या लिखना है बच्चों, सबसे पहले आपको लिखना है डायमेंशन उस क्वांटिटी का, एनर्जी का। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है m1L2T-2। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था m1L2T-2। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू कितनी आ गई -2। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -2। अभी तक कोई दिक्कत नहीं। m1 कितना है, हम तो वही सिस्टम लगाएंगे फिर m1L1T-1। ठीक है, ये हमें जाना है SI2 मान लो किस में जाना है, अनदर सिस्टम है ना, कोई भी है, ये सिस्टम है हमारा गिवन है। इसके अंदर मास किसे मेजर करते हैं 1 kg में, और 1 लेंथ किस में 1 मिनट, टाइम किस में 1 सेकंड में। यहाँ पे m2 कितना गिवन है 100 ग्राम, और L2 लेंथ 10 सेंटीमीटर और T2 हाफ मिनट्स। ये हमें ये गिवन है इससे, तो हमें ठीक है, जैसे इस सिस्टम के अंदर वैल्यू पता है, इसके अंदर कैलकुलेट करनी है। आपको पता है N1 कितना गिवन यहाँ पे 100, जैसे कि मैंने बताया था N2U2 बराबर N1U1। तो N1U1 बराबर N2U2। हर बार हमें N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। N1 आपको पता है कितना 100, U1 भी पता है यूनिट्स का सिस्टम, U2 भी पता है। फॉर्मूला क्या था बच्चों, मैंने बोला था फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। 3-4 न्यूमेरिकल कर लोगे तो फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। A L1 L2 पावर B T1 T2 की पावर C। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो N1 कितना है 100, M1 कितना है 1 kg, M2 कितना है 100 ग्राम, पावर कितना है A 1, L1 कितना है 1 मीटर, L2 कितना है 100 सेंटीमीटर, और पावर कितनी है B कितना है 2, T1 कितना है 1 सेकेंड, और ये कितना है हाफ मिनट्स है, हाफ मिनट्स लिख देता हूँ फिलहाल। पावर कितनी है -2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया ऐसे करके। अब चेंज कर लेते हैं, कैंसिल करेगा तो 10 की पावर 3 ग्राम लिख सकता हूँ kg को, तो ये 100 ग्राम नीचे रहेगा। पावर कितना 1, इसको क्या लिख सकता हूँ मीटर को 1 मीटर इज 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। ओके, 10 सेंटीमीटर 2 1 सेकेंड। अब ये बोल रहा है हाफ मिनट्स की बात कर रहा है, कितने की आपको पता है, ठीक है। 1 मिनट्स के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड। ये बोल रहा है हाफ मिनट्स, आधी मिनट के अंदर कितने सेकंड हो गए 30 सेकंड। तो
30 सेकंड मैंने लिख दिया और पावर कितनी है -2। ठीक है, अब इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ बच्चों। 100 ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे बचा 10 की पावर 1, यहाँ तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर 2 बचेगा, 10 की पावर 2 बचेगा ना, यहाँ से तो ऊपर पावर है, और यहाँ पे कितना बचेगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया ना। यहाँ पे बच गया 1/30 की पावर -2। अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ तो प्लस की हो जाएगा, यानी 10 की 30/1। इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, 100 10 की पावर 1, इसको सोल्व करेंगे तो 9 इतना आ जाएगा। आंसर कितना हो गया, 9 × 2 2 4 5 6 7 10 की पावर 7। तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई, 9 × 10 की पावर 7। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। ऐसे बच्चों कैलकुलेट करना है। और भी काफ़ी टाइप के न्यूमेरिकल है। आपको एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, आप ये करना, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। जूल ऐसा यूनिट है, ऐसा ही सिस्टम है, और अर्ग क्या है, सीजे सिस्टम। ये आप करना न्यूमेरिकल। हमारा आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का, तो 9 × 10 की पावर 7। ओके, तो 100 जूल किसके बराबर होगा, 9 × 10 की पावर 7। Now we will discuss second important application of dimensional analysis, checking the correctness of formula। यानी हम यहाँ से कोई फॉर्मूला, गिवन फॉर्मूला वो करेक्ट है या रॉन्ग है, उसको चेकआउट कर सकते हैं बच्चों। देखो उसको कैसे चेक करेंगे, इसके लिए एक हमारे पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, देखो डायमेंशन के अंदर क्या है, इसके अंदर ये ऐसा कहा जाता है कि सिमिलर क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड बी सब्ट्रैक्टेड। डायमेंशंस के अंदर हम जो सिमिलर क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है लेंथ के अंदर इलेक्ट्रिक करंट ऐड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। या लेंथ के अंदर स्पीड ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड कर सकते। या वेलोसिटी के अंदर डिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड कर सकते। लेंथ के अंदर तो क्या ऐड कर सकते हैं बच्चों, हम लेंथ के अंदर हम ऐड कर सकते हैं लेंथ, और क्या मिलेगी फिर हमें, लेंथ ही मिलेगी। लेंथ के अंदर लेंथ ऐड करेंगे तो लेंथ ही मिलेगी। ठीक है, जैसे कि तो इसका मतलब ये है बच्चों, यहाँ पे अगर लेंथ का L लिखता हूँ मैं, तो L + L कितना होगा, 2L नहीं, यहाँ पे कितना लिखना है, L लिखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, L + L यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, L लिखा जाएगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्या कहता है, सिमिलर क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड बी सब्ट्रैक्टेड। ओके, L - L लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, नहीं L आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, L। लेंथ में से लेंथ माइनस किया है तो क्या मिलेगा, लेंथ। ये डायमेंशन पढ़ रहे हैं बच्चों, ये वो रूल नहीं है मैथमेटिकल जो ऐसे कैंसिल कर देंगे, सिमिलर है तो L + L करेंगे तो कितना मिलेगा, L मिलेगा। L - L करेंगे तो कितना मिलेगा, L मिलेगा। ऐसे T + T करेंगे तो कितना मिलेगा, T मिलेगा। 2T नहीं मिलेगा। T - T करेंगे तो तब भी T मिलेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप ध्यान रखना, सिंपल सा ये मेन कंसेप्ट है। अब ये क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दैट फॉर्मूला इज करेक्ट। वही फॉर्मूला करेक्ट होगा इन विच डायमेंशंस ऑफ वेरियस फंडामेंटल यूनिट्स ऑन वन साइड ऑफ द रिलेशन आर इक्वल टू देयर रिस्पेक्टिव डायमेंशन ऑन द अदर साइड ऑफ रिलेशन। देखो सिंपल सी बात है, ये कहता है कि कोई डायमेंशन फॉर्मूला होगा, जैसे ये डायमेंशन फॉर्मूला S = UT + ½ AT², ये फॉर्मूला है। तो ये आपको पता है लेफ्ट साइड, और ये कौन सी है, राइट साइड। अगर दोनों की डायमेंशन हमारे करेक्ट इक्वल आ जाते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन किसके बराबर आ जाएगा, राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर आ जाएगा, तो वो फॉर्मूला करेक्ट होगा। ये कौन बताता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, वैसे मेन कंसेप्ट क्या है, लेंथ में लेंथ ऐड करेंगे लेंथ मिलेगी, लेंथ में से लेंथ माइनस करेंगे, यानी कोई दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं। ठीक है, L + L, L - L = L। अब इस पे करते हैं न्यूमेरिकल, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
इस पे पहले एक हम सिंपल सा न्यूमेरिकल करते हैं। इस पे काफ़ी न्यूमेरिकल है, बुक के अंदर आप पढ़ सकते हो। चेक द गिवन फॉर्मूला T इक्वल टू 2 पाई L अपॉन में G इज करेक्ट और इनकरेक्ट। ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? मैं आपको वैसे बोल के बता देता हूँ। T क्या है? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। L क्या है? लेंथ ऑफ पेंडुलम। और G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये फॉर्मूला किसके लिए? टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम के लिए फॉर्मूला था। T बराबर 2 पाई L अपॉन में G। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, L क्या है? लेंथ ऑफ पेंडुलम और G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और T क्या है? टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। चलो चेक कर सकते हैं ये फॉर्मूला। सॉल्यूशन देखो उसको। सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। चेक करो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर टाइम है। आपको पता है टाइम का डायनेमिक फॉर्मूला क्या होगा? T होगा। T की पावर 1 लिख दो चाहे। यानी क्या है डायनेमिक फॉर्मूला? m0 L0 और T की पावर 1। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का। मास तो है ही नहीं, टाइम है, तो ये आ गया। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड। तो बच्चों राइट हैंड साइड के अंदर क्या है? 2 पाई L अपॉन में G। 2 पाई L अंडर रूट LG। अब आपको पता है 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता। 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता, लेकिन इसका तो होता है, लेंथ का तो होता है कितना? L1। लेंथ का कितना होता है? L1। और G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन फॉर्मूला एक्सेलरेशन का कितना होता है? मैंने कैलकुलेट किया था कुछ देर पहले, L1T-2। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? L1T-। भूल गए तो फिर से एक बार आपको बता देता हूँ क्या होता है एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी का L1T-1 और टाइम का T ऊपर जाएगा तो L1T-2। ठीक है, तो ये आ गया ना डायमेंशन फॉर्मूला। तो यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है? ये कैंसिल हो रहा है, ये ऊपर चला जाएगा और T की पावर -2 सॉरी प्लस हो जाएगा ना, फिर T बच जाएगा। यानी क्या आ गया? m0 L0 T1। तो यानी डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है और यही फॉर्मूला होता है। 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि ये डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है ना। डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही हमें ना चेक कर सकते हैं कौन से फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला रॉन्ग है या राइट है। चलो सेकंड देखते हैं, सिंपल सा एक क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो, चेक द रिलेशन v इज इक्वल टू u प्लस 80 इज करेक्ट और नोट। ये करेक्ट है या नहीं है? वैसे तो आपको पता है रिलेशन करेक्ट है। चलो एक बार हम चेक कर लेते हैं डायमेंशनली ये करेक्ट है कि नहीं। तो सबसे पहले हम पिक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन m0, मास तो होता नहीं, L1T-1। ये डायमेंशन फॉर्मूला है वेलोसिटी का। वेलोसिटी का आप कैलकुलेट कर सकते हो ना। आपको पता है वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, टाइम T1, तो कितना? L1T-1। तो कितना आ गया? m0 L1T-1। यही तो लिखा है मैंने। तो ये मैंने आपको करवाया भी था कुछ देर पहले। अब हम चेक करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अंदर क्या है? UAT। U क्या है? देखो V होता है फाइनल वेलोसिटी, U इनिशियल वेलोसिटी, A एक्सेलरेशन, T इज टाइम। वेलोसिटी का तो अभी हमने लिखा है कितना? L1T-1 लिखा है ना। मास तो होता नहीं, मास लिखो चाहे मत लिखो। और प्लस एक्सेलरेशन का भी कैलकुलेट किया था, L1T-2। टाइम का कितना? T1। तो यहाँ से कितना आ गया? L1T-1, L1 एक पावर बच जाएगी T-1। अब ये नहीं कि देखो सेम सेम है ना, तो ये नहीं हो जाएगा 2L1T-1, यही आ जाएगा L1T-1। अभी बताया था ना कंसेप्ट, L प्लस L कितना? L, L माइनस L भी कितना? L। तो यानी ये डायमेंशन कितना आ गया? m0 L1T-1। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी फॉर्मूला ये करेक्ट है हमारा। फॉर्मूला इज राइट। ओके, तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। एक फॉर्मूला और करते हैं।
चेक लैम्बडा इजकल टू h बाई एम वी इज करेक्ट और इनकरेक्ट। ये फॉर्मूला करेक्ट है इनकरेक्ट है। लैम्बडा वेवलेंथ है, h क्या है प्लैंक कांस्टेंट, m क्या है मास और v क्या है वेलोसिटी। आप ये फॉर्मूला इसको चेक करके देखना, ट्राई करके देखना। वेवलेंथ का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ का होगा, मास का पता है, वेलोसिटी का, h का डायमेंशन आप यहाँ से कैलकुलेट करना, E बराबर h न्यू। ये आपके लिए टास्क है, E बराबर h न्यू। तो h कितना आ जाएगा, E बाई न्यू। E एनर्जी, न्यू फ्रीक्वेंसी, दोनों का डायमेंशन करवा रखा, दोनों को डिवाइड करो और ये चेक करके देखना ये करेक्ट आता है या नहीं आता, और कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को बताना आपका। ओके, अब बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डायमेंशन ऑफ a बाई b इन द रिलेशन b इजकल टू a माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में बेटी वेयर x इज डिस्टेंस, t इज टाइम एंड p इज प्रेशर। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। हमें a का डायमेंशन फाइंड आउट करना है, b का, और फिर दोनों को डिवाइड करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसके सारे टाइप कवर हो जाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाले। देखो हमें फाइंड आउट करना है a का b का। देखो यहाँ पे ध्यान से x क्या डिस्टेंस, x इज डिस्टेंस, तो देखो ये डिस्टेंस है तो पक्का ये भी डिस्टेंस होगा, ये भी क्या होगा डिस्टेंस होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया डिस्टेंस में से क्या माइनस हो सकता है डिस्टेंस, डिस्टेंस में क्या प्लस हो सकता है डिस्टेंस। तो यानी कि डेफिनेटली a एक्स स्क्वायर और x क्या डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशन कितना होगा l स्क्वायर। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ये सॉल्यूशन मैंने स्टार्ट कर दिया। तो यानी a का डायमेंशन क्या आ गया एल स्क्वायर, क्या आ गया एल स्क्वायर। अब P क्या प्रेशर है, आपको इसका डायमेंशन चाहिएगा, प्रेशर का डायमेंशन आपको चाहिएगा। अगर आपको B का डायमेंशन कैलकुलेट करना है तो आपको प्रेशर का डायमेंशन यहाँ से चाहिएगा। तो प्रेशर का डायमेंशन मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लेता हूँ, वैसे आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। फोर्स अपॉन में एरिया होता है प्रेशर, फोर्स का क्या होगा m1 L1 T माइनस 2, कुछ देर पहले कैलकुलेट। एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ एल स्क्वायर, तो कितना आ गया m1 ये ऊपर जाएगा तो -2 -1 T माइनस 2, तो प्रेशर का कितना आ गया m1 L माइनस 1 T माइनस 2। ये डायमेंशन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ से देखो इस पोर्शन का डायमेंशन तो कितना L स्क्वायर, देखो इसका L स्क्वायर तो इसका भी L स्क्वायर होगा, तो L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर मैंने बताया था L स्क्वायर आएगा, कैंसिल नहीं होगा यहाँ पे। सिमिलर क्वांटिटी कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। L स्क्वायर और B इंटू में T का डायमेंशन B इंटू में T। हमें तो क्या कैलकुलेट करना है B कैलकुलेट करना है, तो B कैसे होगा L स्क्वायर अपॉन में P इंटू T। L स्क्वायर P का डायमेंशन हमने कैलकुलेट किया है m1 L माइनस 1 T माइनस 2, टाइम का कितना होता है T1 होता है, तो B का कितना आ गया बच्चों L स्क्वायर m1 L माइनस 1 T की पावर माइनस 1, तो कितना आ जाएगा m1 ये ऊपर जाएगा तो m की पावर माइनस 1, L स्क्वायर है ऊपर, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा L क्यूब T1, यह आ गया। लेकिन हमें इतना थोड़ी करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है a बाई बी फाइंड आउट करना है। तो a कितना है L स्क्वायर, b कितना है m माइनस 1 L क्यूब T1, तो यहाँ से कितना आ गया बच्चों, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, ऊपर जाएगा तो m1 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा l की पावर माइनस 1 और t की पावर माइनस 1। ये बच्चों ये डायमेंशन हमने कैलकुलेट कर लिया। a अपॉन b का कितना आया m1 l की पावर माइनस 1 और t की पावर माइनस 1। ठीक है, तो ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन। अब बच्चों हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन नंबर 3 ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, दैट इज डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। हम यहाँ से कोई फॉर्मूला क्या कर सकते हैं ड्राइव कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर बच्चा को क्या गिवन होगा, एक कोई पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी होगी, वो वेरियस फैक्टर पे क्या करेगी डिपेंड करेगी, तो वो कंडीशन आपको गिवन होगी और वहाँ से आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है। देखो कैसे, एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, सारे क्वेश्चन आपके सोल्व आउट हो जाएंगे। सॉल्यूशन देखो इसका, आपको ये गिवन है वेवलेंथ लैम्बडा ऑफ मैटर वेव में डिपेंड अपॉन प्लैंक कांस्टेंट, मास m, वेलोसिटी v ऑफ पार्टिकल, यूज द मेथड ऑफ डायमेंशन टू ड्राइव द फॉर्मूला। वेवलेंथ है, वेवलेंथ जो हमारी डिपेंड कर रही है बच्चों, वो डिपेंड कर रही है किस पे डिपेंड कर रही है h पे, प्लैंक कांस्टेंट का सिंबल, मास पे और
वेलोसिटी पे। यहाँ पे आपको पावर लगानी ए बी सी डायमेंशन, ठीक है। अब आपको पता है इस साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, तो ये आ गया कांस्टेंट। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, पहली इक्वेशन आ गई। ये तो गिवन है, ये कंडीशन हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, ये कंडीशन गिवन थी, इसका यूज कर लिया हमने। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो ये स्टेप पहले ये लिख लो, फिर बाद में ये स्टेप लिख लेना, के एच की पावर ए, एम की पावर बी और बी की पावर सी। आपको पता है इस साइन को हटाएंगे तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों साइड के डायमेंशन लिखने हैं। राइटिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स, बोथ साइड के डायमेंशन लिखने हैं। अब देखो इस साइड क्या है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ है तो मास तो यहाँ पे 0 है, L 1 है और T भी 0 है, वेवलेंथ है नहीं तो M 0 L 1 T 0। K क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था, इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, कांस्टेंट ऑफ, क्योंकि इस साइन को हटाया तब आया था, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डायम। H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, इसका डायमेंशन आपको नहीं पता, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं पता। मास का पता है m1, वेलोसिटी का पता है L1 T - 1, लेकिन इसका नहीं पता, इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ी देर पहले भी कैलकुलेट किया था, E बराबर h न्यू होता है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, E बराबर h न्यू, तो h प्लैंक कांस्टेंट है, E अपॉन में न्यू। अब आपको पता है एनर्जी क्या होता है, m1 L2 T - 2, और इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है 1/T, ठीक है। तो T -1 तो कितना आ जाएगा, m1 L2 T - 1, ये आ गया हमारा प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन। तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन बच्चों m1 L2 T - 1, ओके। पावर कितनी है a, मास का कितना है m1, पावर कितनी है b, वेलोसिटी का L1 T - 1, पावर कितना है c। ये मैंने यहाँ से लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको अरेंज कर लो, m0 L1 T0, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो m की पावर a बचेगी यहाँ से, तो और यहाँ से m की पावर b, और बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो a + b आ गई, m की पावर यहाँ से a b, यहाँ से l की पावर 2a है, इसमें कुछ भी नहीं है, और यहाँ c है। t की पावर कितनी है, -a, यान है नहीं, -c, तो ये आ गई इक्वेशन। यानी मैंने m की वैल्यू को अरेंज कर लिया, l की अरेंज कर लिया और t की अरेंज कर लिया। तो यहाँ से अब यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों साइड के डायमेंशन, यानी a + b कितना आ गया बच्चों, यहाँ से देखो तो a + b बराबर 0, एक इक्वेशन ये आ गई। 2a + c किसके बराबर आ गया, कंपेयर कर लो, 1 के बराबर, और -a - c किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। यहाँ से मैंने इनकी पावर कंपेयर की है, m की, l की, और यहाँ से हमें a और b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अगर आप यहाँ से देखोगे तो -a की वैल्यू कितनी, c आ गई, या फिर a की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, -c, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, -c। ये वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर देता हूँ, a की वैल्यू -c पुट करूंगा तो कितना आएगा, a की वैल्यू -c पुट करूंगा तो -2c + c = 1, और यहाँ से कितना बच जाएगा, -c 1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -1, c की वैल्यू आ चुकी है -1, और c की वैल्यू आ गई तो a की भी आ जाएगी, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है, -c, तो माइनस पहले ये तो +1, a की आ गई, a की आ गई, c की आ गई, b की नहीं आ जाएगी। अब a की कितनी आई, 1 आई है, तो 1 + b कितनी आ गई, -1, तो सभी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो कितना आएगा, लैम्बडा के h की पावर a, एक 1 है, m की पावर b, b की जगह -1 है, और v की पावर c -1,
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं के एच, इसको अपॉन में लिख दो। तो बच्चों फॉर्मूला जो आ गया हमारा के एच बाई एम वी, ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला, ये हमारा आंसर है। लैम्बडा बराबर के एच अपॉन एम वी, यही फॉर्मूला होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का। आप ये +2 के अंदर पढ़ोगे और केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ोगे, यूनिट नंबर 2 के अंदर। डी ब्रोगली वेवलेंथ मैटर वेव का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे के की जगह 1 ले लेंगे तो लैम्बडा इजकल टू एच बाई एम वी, लैम्बडा इजकल टू एच बाई एम वी। तो ये हमारा आपको ऐसे करने हैं सब। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो आपको गिवन डिपेंडेंसी वो देखनी है, फिर कांस्टेंट आ जाएगी, इसका कोई डायमेंशन, फिर दोनों साइड के डायमेंशन लिखने हैं, फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, दोनों साइड के डायमेंशन को कंपेयर करो, वहाँ से 3 क्या आ जाएंगे इक्वेशन। वहाँ से क्वेश्चन नंबर 2, एप्लीकेशन नंबर 3, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। देखो क्या गिवन है, हीट प्रोड्यूस इन ए वायर कैरिंग करंट डिपेंड अपॉन करंट, रेजिस्टेंस, टाइम, डायमेंशन, फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस, दिस वन, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ड्राई फॉर्मूला। बच्चों यहाँ पे क्या गिवन है, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट का सिंबल क्या होता है एच, वो डिपेंड कर रहे हैं आई पे, गिवन है आई की पावर ए, फिर रेजिस्टेंस पे और तीसरा टाइम पे, ए बी सी। यहाँ पे साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा आई ए आर बी और टी सी, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद क्या करते हैं, राइटिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, राइटिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड के डायमेंशन। देखो हीट का डायमेंशन आप लोगों को नहीं पता, हीट का डायमेंशन आप लोगों को पता है, बिकॉज हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो गिवन है हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये रहा है ना गिवन, हीट इज ए फॉर्म। तो m1 L2 T-2, ये भी हमने कैलकुलेट किया था। के का कोई डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। करंट का ए, एम्पेयर होता है ना ए। आर का गिवन है बच्चों m1 L2 A-2 T-3, ये गिवन है, पावर बी टी का सी। अगर आपको इसका गिवन नहीं होता बच्चों तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो करंट का डायमेंशन होता है ए, ये ध्यान से देख लो, करंट का डायमेंशन ये होता है, और करंट क्या होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज का आई इंटू में टी 80, तो चार्ज का बच्चों डायमेंशन 80 हो गया। अब मान लो आपको ये फॉर्मूला पता है, वी इक्वल टू आई आर, यहाँ से आर का डायमेंशन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, वी अपॉन आई। फिर आपको किसका डायमेंशन चाहिए, वी का चाहिए ना, ए का तो आपको पता है, आई का तो पता है एम्पियर है, वी का डायमेंशन क्या, वी का फॉर्मूला ही पता है, आप 10 से पढ़ के आए हो। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन बाई चार्ज, वर्क डन का m1 L2 T-2 जो एनर्जी का होता है, चार्ज का 80, कितना आ गया m1 L2 A-1 T-3, तो ये आ गया पोटेंशियल का। तो पोटेंशियल का हम यहाँ पे पुट करेंगे तो m1 L2 A-1 और T-3, तो यहाँ से r का डायमेंशन जो बच्चों आएगा वो कितना आएगा, ऊपर ले जाओ m1 L2 A-2 और T-3। तो यहाँ क्वेश्चन में आपको गिवन है तो आपके लिए और भी आसान हो गया। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन आपके लिए आसान होगा, अगर नहीं गिवन होता तब आप ठीक है इसको कैलकुलेट भी कर सकते थे इजीली। ओके, तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से अब क्या करना है, राइटिंग डायमेंशन बोथ साइड, फिर यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है हमें कि दोनों साइड के डायमेंशन कंपेयर करो। देखो m1 L2 A-2, पहले एक काम करो mm के लिख लो सारे डायमेंशन, m की पावर यहाँ से b है, बस खाली b है, और l की पावर कितनी है, l की पावर यहाँ से 2b है और किसी में नहीं है, और t की पावर कितनी है बच्चों, t की पावर -3b और +c है, और a की पावर कितनी है, यहाँ से तो a है स्मॉल a, और यहाँ से कितनी है -2b, देख लो आप यहाँ से, तो यहाँ से ठीक है। अब ये लाइन आपको बाद में लिखनी थी एक्चुअल में ना, यहाँ लिख लो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो बच्चों, इसको मैं साफ कर देता हूँ। कंपेयर करेंगे तो यहाँ से b की पावर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, देख लो आप,
m की पावर, और 2b किसके बराबर, 2 के बराबर, यानी b की पावर कितना आ गया 1, b की वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, सिंपल सी बात है। और -3b प्लस c कितना आया, -2 के बराबर है। एक रिलेशन ये देख लो आप, t की पावर कंपेयर करो ना, और a की पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो a की पावर a माइनस 2b बिल्कुल इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो b की वैल्यू तो आ चुकी, a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें पुट कर दो, तो a माइनस 2, b की जगह 1 पुट करेंगे तो कितना, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू है तो c की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, -3 b की जगह 1 पुट कर देंगे, ये -3 प्लस c इजकल टू -2 प्लस 3, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, c की वैल्यू आ चुकी 1 और a की वैल्यू आ चुकी 2 और b की वैल्यू आ चुकी 1। सारी वैल्यू किस में पुट करेंगे, यूजिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो h बराबर k, i की जगह i की पावर क्या है स्मॉल a की वैल्यू कितनी आई है 2, r की पावर b की वैल्यू कितनी आई 1, t की पावर c वैल्यू कितनी आई 1, यहाँ पे k की वैल्यू ली जाती है 1। तो ये एक्सपेरिमेंटली आप बोल दो सर ये कैसे लिखते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली ली जाती है, तो I² RT, तो ये रिलेशन आई थिंक सबने पढ़ रखा है, 10th जो बच्चे करके आए हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H बराबर I² RT, तो ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर दिया। तो ऐसे फॉर्मूले हम ड्राइव कर सकते हैं यूजिंग मेथड ऑफ